नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गुरु HL सैनी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि आपने ITI वाले स्टूडेंट हैं जो अक्सर उस टॉपिक को पढ़ते नहीं हैं। ये टॉपिक से अक्सर आजकल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे हैं और वो टॉपिक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है एलिमेंट का प्रकार अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारे पास में अवयव है उनके वर्गीकरण के बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे। दोस्तों ये लेक्चर आप पूरा देखना, आपको यूँ समझ लो हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दोस्तों एलिमेंट को हिंदी की भाषा में हम अवयव या प्राचल या पैरामीटर की संज्ञा देते हैं और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में वर्गीकरण, मतलब अवयवों का वर्गीकरण। दोस्तों जो एलिमेंट का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन अलग अलग आधार पर होता है। बात करते हैं इसके पहले क्लासिफिकेशन की। तो पहला क्लासिफिकेशन है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव का मतलब होता है दोस्तों सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय अवयव। दोस्तों अलग अलग इसके प्रकार हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, सक्रिय तथा निष्क्रिय अवयव के बारे में जानेंगे आज के इस लेक्चर में अभी शुरुआती दौर पर। तो दोस्तों बात करते हैं कि एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों एक्टिव एलिमेंट शब्द का क्या मतलब है, सक्रिय अवयव का क्या मतलब है, तो पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने कभी पहले भी पढ़ा होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि अपन अक्सर देखते हैं कि साझा वाली प्रस्तावना में बात करते हैं कि 2 आदमियों ने 5,000 और 10,000 रुपए लगाए और साल के अंत में 5,000 रुपए का लाभ हुआ, तो दोनों में अलग अलग बढ़ जाता था। लेकिन उसमें से बोल देता कि एक बंदे ने खुद ने काम भी किया था, तो क्या रहा है, एक्टिव रहा है। तो वही एक्टिव शब्द को अपन यहाँ विद्युत की शब्दावलियों में जानने की कोशिश करते हैं कि सक्रिय एलिमेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों सक्रिय अवयव वे अवयव होते हैं जो कि किसी विद्युत परिपथ में लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि वे अवयव जो विद्युत परिपथ में लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, सक्रिय अवयव कहलाते हैं। दोबारा से सुन लीजिए कि वे अवयव जो कि विद्युत परिपथ में लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं सक्रिय अवयव कहलाते हैं। या दोस्तों इसकी एक परिभाषा और भी होती है कि वे अवयव जिनमें आंतरिक प्रवर्धन की क्षमता होती है। आंतरिक प्रवर्धन का मतलब होता है आंतरिक रूप से बढ़ाने की क्षमता। जैसे कि तुम माइक में बोलते हो हेलो, तो तेजी से आवाज आती है कि नहीं आती है, तो वो आंतरिक रूप से हमारे संकेतों को बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए वास्तव में सक्रिय एलिमेंट या एक्टिव एलिमेंट की परिभाषा ये है कि वे अवयव जिनमें आंतरिक रूप से प्रवर्धन की क्षमता हो या वो लंबे समय तक परिपथ को ऊर्जा प्रदान कर सके, सक्रिय अवयव कहलाते हैं। बात करते हैं कि ये सक्रिय अवयव के उदाहरण क्या हैं। तो दोस्तों सक्रिय अवयव के उदाहरण जो ऊर्जा प्रदान कर सके, जैसे कि हमारा डीसी जनित्र है, उसके अलावा हमारा अल्टरनेटर हो गया, इसके अलावा हम कह सकते हैं हमारी सेल और बैटरी, क्या ये भी लंबे समय तक परिपथ को ऊर्जा प्रदान कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये सारी युक्तियां हैं
वो लंबे समय तक परिपथ में ऊर्जा प्रदान कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों किसी बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कैपेसिटर भी क्या सक्रिय एलिमेंट है क्या? तो किसी के मन में इसलिए चल रहा होगा कि सर ये भी तो परिपथ में ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्त जो कैपेसिटर है वो परिपथ में लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ये केवल बहुत कम समय के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए ध्यान रखना कि जो हमारा कैपेसिटर है वो एक्टिव एलिमेंट की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि न तो इसमें आंतरिक प्रवर्धन की क्षमता है और ना ही ये लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इसलिए हमारा कैपेसिटर सक्रिय अवयव नहीं है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का बहुत ज्यादा बार एग्जाम में ऑप्शन आता है और बच्चे कंफ्यूज होकर के इसका आंसर गलत कर देते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो बात हुई सक्रिय अवयव की, और सक्रिय अवयव में हमने बात की डीसी जनित्र, अल्टरनेटर सेल, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या हो सकता है हमारा, या तो कोई हमारा हो वोल्टेज स्रोत, या क्या हो हमारा कोई धारा स्रोत। इन सभी चीजों के द्वारा क्या प्रदान की जाती है, परिपथ को ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ये सक्रिय एलिमेंट के उदाहरण हैं। तो दोस्तों एक बार फिर 1 मिनट के अंदर सुन लीजिए कि वे अवयव जो परिपथ में लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करे या जिनमें आंतरिक रूप से बढ़ाने की क्षमता होती है उन्हें हम सक्रिय अवयव कहते हैं, जैसे वोल्टेज स्रोत, धारा स्रोत, डीसी जनित्र, अल्टरनेटर आदि। लेकिन दोस्तों कैपेसिटर हमारा एक्टिव एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें न तो आंतरिक प्रवर्धन की क्षमता होती है और न ही ये लंबे समय तक परिपथ को ऊर्जा प्रदान कर सकता है। अगले की बात करते हैं दोस्तों पैसिव एलिमेंट, हिंदी की भाषा में बोलते हैं निष्क्रिय अवयव। तो निष्क्रिय या पैसिव शब्द का मतलब ये होता है कि जो किसी प्रकार की कोई क्रिया ना करे या कुछ ऊर्जा प्रदान नहीं करे। तो दोस्तों पैसिव एलिमेंट का क्या मतलब है, या निष्क्रिय अवयव शब्द का मतलब क्या है? निष्क्रिय अवयव या अंग्रेजी की भाषा में इसे बोलते हैं हम दोस्तों पैसिव एलिमेंट। तो निष्क्रिय अवयव दोस्तों वे अवयव होते हैं जो परिपथ में लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, या परिपथ में जो हमें ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा को खर्च करते हैं, अर्थात उसका उपयोग करते हैं, निष्क्रिय अवयव कहलाते हैं। मतलब ये ऊर्जा का उपभोग करते हैं या फिर लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, निष्क्रिय अवयव कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा प्रतिरोध, तो दोस्तों एग्जाम में आ जाए कि प्रतिरोध कैसी युक्ति है, तो कौन सी युक्ति है दोस्तों, एक निष्क्रिय युक्ति है। क्यों? क्योंकि ये परिपथ में जो ऊर्जा दी गई है उस ऊर्जा का क्या करती है, उपभोग करता है, ना कि ये ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे ही हमारे पास में एल अर्थात क्या होता है, प्रेरक होता है, और उसी प्रकार क्या होता है हमारे पास में संधारित्र। तो दोस्तों ये जो तीनों की तीनों चीज हैं ये क्या करती हैं कि परिपथ में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य नहीं करती हैं। यदि ऊर्जा भी प्रदान करती हैं तो बहुत कम समय के लिए प्रदान करती हैं। इसलिए आर, एल और सी तीनों के तीनों कौन सी श्रेणी में रखे गए हैं, निष्क्रिय अवयव की श्रेणी में रखे गए हैं। तो दोस्तों ये पहला वर्गीकरण था जिसमें आपने दो नए शब्दों को जाना कि एक होता है सक्रिय अवयव और दूसरा निष्क्रिय अवयव। इस सक्रिय और निष्क्रिय अवयव के समझ लो आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो आईटीआई लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो डिप्लोमा लेवल या जेई लेवल का पेपर हो। ये टॉपिक हर स्टूडेंट्स के लिए उतना ही उपयोगी है, समान रूप से उपयोगी है। अब इसमें अपन ने दो शब्दों को और पढ़ा, और वो दो शब्द थे दोस्तों, एक धारा स्रोत और दूसरा वोल्टेज स्रोत। तो क्लासिफिकेशन को आगे पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत क्या होता है। दोस्तों टेक्निकल हेल्पर के पेपर में लास्ट ईयर कम से कम 3 से 4 अलग अलग शिफ्ट में इस क्वेश्चन को दोहराया गया था, धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत वाले क्वेश्चन को। तो दोस्तों मैं एक बार बात करूंगा, एक तरफ बात करूंगा किसकी, वोल्टेज स्रोत की। अंग्रेजी की भाषा में इसे हम बोलते हैं दोस्तों वोल्टेज, और स्रोत को बोलते हैं सोर्स। और दूसरी तरफ चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे प्यारे दोस्त हम धारा स्रोत की, और धारा स्रोत को अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं दोस्तों करंट सोर्स। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों को समझने से पहले दो पुराने शब्द और याद दिलाएंगे हम आपको। एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया था वोल्ट मीटर, और एक शब्द आपको मैंने पढ़ाया था एमीटर। क्या आप लोगों को याद है
लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो दोस्तों एक एमीटर पढ़ाया था और एक वोल्ट मीटर पढ़ाया था। तो दोस्तों एमीटर और वोल्ट मीटर करते क्या हैं? तो एमीटर परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली है धारा को मापने का काम करता है और वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का वोल्टेज मापने में मदद करता है। तो दोनों ही क्या करने का काम कर रहे हैं दोस्तों? मापने का काम। ये धारा को मापता है और ये वोल्टेज को मापता है। ये दोनों ही जो युक्तियां हैं ये हम गैल्वेनोमीटर की सहायता से बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर के समांतर में कम मान का प्रतिरोध अर्थात शंट जोड़कर बनाते हैं हम एमीटर, और वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़कर क्या बनाते हैं हम? वोल्ट मीटर का निर्माण करते हैं। गैल्वेनोमीटर की श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध से वोल्ट मीटर, और जो हमारा मीटर है उसके समांतर क्रम में निम्न मान का, मतलब ये गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ में कुछ इस प्रकार से प्रतिरोध जोड़ दिया तो किसका निर्माण हो गया? एमीटर का। और यदि ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है और इसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दिया तो किसका निर्माण हो गया? वोल्ट मीटर का। तो दोस्तों ये जो दोनों ही युक्ति हैं ये क्या है? मापने वाली युक्ति है। क्या ये किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्रदान करती है क्या? तो जवाब आएगा नहीं। हाँ जी, एमीटर का खुद का प्रतिरोध कितना होता है आदर्श स्थिति में? 0। और वोल्ट मीटर का आदर्श स्थिति में प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों? अनंत। ये चारों लाइनें मैं पहले भी नोट करा चुका हूं। धारा को मापता है एमीटर, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। ऐसे ही विभवांतर को मापता है वोल्ट मीटर और उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है अनंत आदर्श स्थिति में। प्रायोगिक स्थिति में इसका मान 0 से 1 के बीच और इसका मान मेगा ओम या उच्च मान का होता है। तो ये दोनों चीज तो हमने जानी कि भैया ये दोनों क्या है? मापक यंत्र है जो कि मापने का काम करती है। ये किसी प्रकार की कोई परिपथ को ऊर्जा प्रदान नहीं करती हैं। अब आते हैं भैया वोल्टेज स्रोत और धारा स्रोत के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज स्रोत। तो क्या ये दोस्त मापने वाला यंत्र है या फिर सप्लाई दे रहा है? तो दोस्तों आपकी जो बैटरी है ये मापती है कि सप्लाई देती है? तो जवाब आएगा कि दोस्तों जो हमारी बैटरी है वो परिपथ को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। तो हम बात करते हैं कि ये वोल्टेज स्रोत करता क्या है या होता क्या है। तो दोस्तों वोल्टेज स्रोत वह युक्ति है जो किसी परिपथ में एक निश्चित वोल्टता पर लोड को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। दोबारा बता देता हूं कि वोल्टेज स्रोत वह युक्ति है जो कि एक निश्चित मान की वोल्टता पर लोड को ऊर्जा प्रदान करती है। अर्थात सामान्यतः देखा जाए तो वोल्टेज जो स्रोत होता है, इस वोल्टेज स्रोत जब लोड को शक्ति प्रदान करता है या लोड को ऊर्जा प्रदान करता है तो इसकी वोल्टता में परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे जैसे लोड बदलेगा तो इसकी धारा के मान में परिवर्तन होता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि निश्चित वोल्टता पर लोड को जो ऊर्जा प्रदान करता है वो कहलाता है वोल्टेज स्रोत। अर्थात देखा जाए तो वोल्टेज स्रोत की वोल्टता में सामान्यतः परिवर्तन नहीं होता है। मान लो कि ये लोड है हमारा विद्युत बल्ब, और विद्युत बल्ब को पूर्ण प्रकाश देने के लिए हमें चाहिए 250 वोल्ट, और हमारा जो वोल्टेज स्रोत है वो पैदा भी कितना कर रहा है? 250 वोल्ट। तो दोस्त इसको यदि 250 वोल्ट चाहिए तो अपन 250 वोल्ट यहाँ लगा देंगे, तो क्या ये पूर्ण रूप से प्रकाश देगा कि नहीं देगा? तो जवाब आएगा कि सिर्फ प्रकाश तो देगा। लेकिन यदि इसका खुद का कुछ प्रतिरोध हुआ तो क्या इसमें कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? होगा। तो दोस्त 250 में से यहाँ पर अब वोल्टेज क्या पहुंचेगा? कम। अर्थात यदि इसका खुद का कुछ प्रतिरोध हुआ तो इस लोड के सिरों पर वोल्टेज हमें कम प्राप्त होगा, जिससे लोड की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। आप देखते हो कि 220 वोल्ट की जगह यदि 200 या 180 वोल्ट की घर पे सप्लाई आती है तो विद्युत बल्ब धीरे धीरे जलता है कि नहीं जलता है? अर्थात यदि आवश्यक वोल्टता चाहिए तो इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रतिरोध 0 होगा तभी तो इसमें खर्चा क्या प्राप्त होगा? 0, क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR। और यदि आंतरिक प्रतिरोध 0 हुआ तो इसमें जो खर्च होने वाला वोल्टेज भी क्या होगा? 0 होगा। इसलिए जितना वो पैदा वोल्टेज करेगा उतना का उतना लोड के सिरों पर चला जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं सीधे शब्दों में यूं कह सकता हूं कि जो मेरा वोल्टेज स्रोत होता है उस वोल्टेज स्रोत का
खुद का कोई प्रतिरोध नहीं होता है। अर्थात वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है यदि वो वोल्टेज स्रोत कैसा हो, आदर्श वोल्टेज स्रोत हो। तो ध्यान रखना वोल्टेज स्रोत और वोल्टमीटर अलग चीज है। तो क्वेश्चन आए वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, तो जवाब लगाना है 0। लेकिन क्वेश्चन आए कि वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो जवाब लगाना है अनंत, क्योंकि वोल्टमीटर मापक यंत्र है और वोल्टेज स्रोत सप्लाई देने वाला स्रोत या युक्ति है। तो आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है 0। यदि तुम्हें इस आदर्श स्रोत से दैनिक जीवन में काम में आने वाला स्रोत अर्थात प्रायोगिक स्रोत बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों आदर्श स्रोत से प्रायोगिक अर्थात प्रायोगिक मतलब वास्तव में जो दैनिक जीवन में काम में आता है, तो मुझे बताओ क्या दैनिक जीवन में काम में आने वाला हमारे वोल्टेज स्रोत का कोई प्रतिरोध नहीं होगा। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि कोई भी युक्ति हो उसका चाहे 0.1 ओम ही प्रतिरोध हो, लेकिन प्रतिरोध होता जरूर है कि नहीं है। अर्थात यदि मुझे आदर्श वोल्टेज स्रोत से प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत बनाना है तो आदर्श वोल्टेज स्रोत के श्रेणी क्रम में क्या करना पड़ेगा, एक कम मान का प्रतिरोध जोड़कर इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये RS क्या है, इस स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध है और ये इस स्रोत की वोल्टता है। तो ये किसका प्रतीक हो गया दोस्तों, ये हो गया प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत का प्रतीक। अर्थात प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत कैसे प्राप्त करते हैं, तो आदर्श वोल्टेज स्रोत के श्रेणी क्रम में कम मान का प्रतिरोध। क्यों कम का लिया है, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो खर्चा यही हो जाएगा, तो लोड पे क्या जाएगा, क्या लोड पे कुछ पहुंच पाएगा क्या, तो जवाब आएगा सर कुछ भी नहीं पहुंच पाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसका जो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, कम से कम होना चाहिए। तो आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0, जबकि प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत का प्रतिरोध कम से कम सामान्यतः 0 से 1 ओम के मध्य होता है। दोस्तों ये जो सभी प्रकार के वोल्टेज स्रोत होते हैं ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हो कि यदि लोड बढ़ेगा तो केवल धारा बढ़ती है, क्या इसकी वोल्टेज में परिवर्तन होता है क्या, तो नहीं। क्या ओम के नियम में ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है क्या, तो नहीं। तो ध्यान रखना आदर्श वोल्टेज स्रोत ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। किसके नियम का पालन नहीं करते हैं, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये आप अपने नोट्सों में इंपोर्टेंट डाल करके लिख लेना कि वोल्टेज स्रोत के बारे में 4 लाइन इंपोर्टेंट है कि एक आदर्श वोल्टेज स्रोत है वो एक निश्चित वोल्टता पर लोड को शक्ति अर्थात ऊर्जा प्रदान करता है। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है और ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। आदर्श वोल्टेज स्रोत के श्रेणी क्रम में कम मान का प्रतिरोध जोड़कर प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत बनाया जाता है। तो वोल्टेज स्रोत वह युक्ति है जो एक निश्चित वोल्टता पर ऊर्जा प्रदान करती है और वोल्टमीटर मापक यंत्र है। अर्थात वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है, अनंत होता है। तो ये तो चर्चा थी दोस्तों वोल्टेज स्रोत के बारे में। तो वोल्टेज स्रोत के रूप में यदि देखा जाए तो क्या हमारा अल्टरनेटर वोल्टेज स्रोत नहीं है, क्या हमारी बैटरी वोल्टेज स्रोत नहीं है, तो ये सारे किसके उदाहरण है दोस्तों, वोल्टेज स्रोत के उदाहरण हैं। अब अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, वो टॉपिक क्या है इसमें, धारा स्रोत। दोस्तों आप इसको YouTube पे भी सर्च करोगे तो आपके बारे में इतनी अच्छी डिटेल्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत के बारे में अक्सर लोग बहुत कम बताते हैं। 2 लाइन बताई और खेल खत्म। लेकिन एग्जाम में आजकल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो अब चर्चा करेंगे दोस्तों हम किसके बारे में, धारा स्रोत के बारे में। तो आज की क्लास का आगे का विषय क्या है, धारा स्रोत। दोस्तों आपको यदि ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है ना तो इसे आप लाइक जरूर करना, और यदि आप में से कोई भी दोस्त है जो पहली बार इस चैनल पे है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में साथ के साथ में शेयर करते रहना। दोस्तों आपके मुझे सहयोग की आवश्यकता है। यदि मुझे आप लोगों का प्यार मिलता रहे तो मैं आपके लिए संपूर्ण इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के विद न्यूमेरिकल हल करवाऊंगा, यदि आप लोग सपोर्ट करोगे तो। और यदि आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो दोस्तों सीरीज को आगे चला पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए और फिर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर मजा नहीं आता।
चलो दोस्तों अब आगे स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, धारा स्रोत के बारे में। धारा स्रोत, तो नेक्स्ट मुद्दा कौन सा है दोस्तों इसमें, धारा स्रोत, अंग्रेजी की भाषा में इसे बोलते हैं हम करंट सोर्स। तो धारा स्रोत होता क्या है, तो दोस्तों धारा स्रोत क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो कोई बोलता होगा, ये सोचता होगा कि साहब धारा प्रदान करता है, वोल्टेज स्रोत को सोचते होंगे साहब वोल्टेज प्रदान करता है। तो दोस्तों ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो धारा स्रोत क्या है कि ऊर्जा का वह स्रोत है या वह युक्ति है जो एक निश्चित मान की धारा पर लोड को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो धारा स्रोत क्या करता है, निश्चित मान की धारा पर लोड को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो कुछ मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि ये एक मेरा धारा स्रोत है जो लोड को क्या प्रदान कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, लोड हो गया। ये मेरा क्या हो गया, ऊर्जा स्रोत, अर्थात ये कौन सा हो गया मेरा धारा स्रोत। तो दोस्तों यहां से जो धारा चाह रही है वो सीधी की सीधी कहां पे जाएगी, लोड में। अरे यार यूं समझो, आप चाहते हो कि सप्लाई ऑन की और फैन ही चलना चाहिए, तो पावर किस में जानी चाहिए, फैन में ही पावर जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। यदि बीच में कहीं शॉर्ट हो गया तो फैन में जाएगी कि सीधी पृथ्वी में जाएगी, पृथ्वी में जाएगी कि नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होता है, कम। तो दोस्त यदि ये रास्ता लोड में नहीं जाए, यदि यहाँ पर होने लग जाएगा तो ये धारा का क्या हो रहा है, लीकेज। क्या हो रहा है दोस्तों, लीकेज। तो धारा का लीकेज कब हो सकता है, जब इसके मध्य का जो प्रतिरोध हो, जो इसके मध्य का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए कि जीरो होना चाहिए। तो दोस्तों आपको धारा यहां से प्रवाहित नहीं कर रही है तो यहां धारा क्या होनी चाहिए, जीरो, अर्थात यहां पर लीकेज क्या हो, जीरो। तो लीकेज जीरो तो दोस्त तभी हो सकता है जब प्रतिरोध क्या हो, अनंत। अरे भाई यहां से यहां के बीच का अनंत प्रतिरोध, अनंत प्रतिरोध का मतलब खुला परिपथ, अर्थात किसी प्रकार का कोई लीकेज नहीं होगा। जब यहाँ कोई लीकेज नहीं होगा तो स्रोत की पूरी धारा कहां पर जाएगी, लोड में प्रवाहित होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि किसी प्रकार का कोई लीकेज नहीं होगा तो संपूर्ण धारा लोड में प्रवाहित होगी। तो हम यूं कह सकते हैं क्या कि इसका जो एक प्रतिरोध है ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर अनंत प्रतिरोध होना चाहिए। अर्थात जो हमारा प्रायोगिक धारा स्रोत है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, अन्यथा क्या संभावना हो जाएगी, लीकेज होने की। यही तो कारण है कि अपन लीकेज को रोकने के लिए जो नंगा चालक तार होता है, जो बियर कंडक्टर होता है, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, इंसुलेशन। क्यों, क्योंकि इंसुलेशन का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, उच्च प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। लेकिन यदि व्यावहारिकता में बात करें तो क्या अनंत प्रतिरोध संभव है क्या, तो नहीं। तो जवाब आएगा कि भैया जो व्यावहारिक होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। तो ये आदर्श हो गया। और अब यदि मुझे प्रायोगिक धारा स्रोत बनाना है तो आदर्श धारा स्रोत तो ये हो गया, और इसके समांतर क्रम में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, उच्च मान का प्रतिरोध। तो ये कौन सा बन जाएगा मेरा प्रायोगिक धारा स्रोत। सब उच्च क्यों जोड़ा है, ताकि लीकेज क्या हो, कम से कम हो। तो दोस्तों धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, लेकिन ध्यान रखना एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जीरो। प्रायोगिक में बात करें तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, उच्च होगा। तो दोनों में एक खास चीज देखी आपने कि वहां पर तो वोल्टेज स्रोत के श्रेणी क्रम में कम मान का प्रतिरोध जोड़ने पर प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत बन रहा था, और यहाँ पर धारा स्रोत के समांतर क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ने पर किसकी प्राप्ति हो रही है, प्रायोगिक धारा स्रोत की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस चीज को मैं एक बार आप लोगों को समराइज कर देता हूं कि मैंने अभी तक क्या क्या चर्चाएं आपके सामने की हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में तो ये है मेरा प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत। ये क्या है मेरा प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत, और ये है मेरा प्रायोगिक धारा स्रोत। इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो के समीप होता है।
तो ये V हो जाएगा, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये I हो जाएगा, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। तो एक धारा स्रोत हो गया ये वाला, और ये वाला हो गया वोल्टेज स्रोत। अब हम बात करते हैं कि सर धारा स्रोत को वोल्टेज स्रोत में कैसे बदले और वोल्टेज स्रोत को धारा स्रोत में कैसे बदले। इसे बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात एक स्रोत को दूसरे स्रोत के रूप में बदलना। तो अब हम बात करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी की भाषा में बोलते हैं स्रोत रूपांतरण। दोस्तों आप जल्दी से टॉपिक का नाम उतार लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं। देखिए दोस्तों कि मेरे पास में मान लीजिए कि ये क्या है, एक वोल्टेज स्रोत है और मुझे क्या करना है, इसे धारा स्रोत में बदलना है। ये क्या है, मुझे वोल्टेज स्रोत है और मुझे इसमें किसमें बदलना है, धारा स्रोत में। वोल्टेज स्रोत को किसमें बदलना है, धारा स्रोत में। तो दोस्तों वोल्टेज स्रोत को धारा स्रोत में बदलने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, धारा की। तो दोस्तों मुझे किसका मान निकालना पड़ेगा, I का। तो I का मान कैसे निकालूंगा, V में कितने का भाग लगाऊंगा दोस्तों, RS का। तो इससे मुझे किसका मान मिल जाएगा, धारा स्रोत के लिए धारा का। अर्थात मुझे ये क्या प्राप्ति हो गई है, I की। और जो ये मेरे पास में प्रतिरोध था, इस प्रतिरोध को किसमें लगा दूंगा दोस्तों, मैं समांतर क्रम में। तो दोस्तों ये क्या बन गया, मेरा वोल्टेज स्रोत धारा स्रोत में हो गया। और यदि मुझे इस धारा स्रोत से वोल्टेज स्रोत चाहिए तो I को RS से, यदि मैं I को RS से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास में किसका मान आ जाएगा, वोल्टेज का। और इसके श्रेणी क्रम में किसको जोड़ दूंगा, मैं एक प्रतिरोध को। तो ये प्रक्रिया है दोस्तों वोल्टेज स्रोत को धारा स्रोत में बदलने की और धारा स्रोत को वोल्टेज स्रोत में बदलने की। यदि ये बात थोड़ी कम समझ में आई है तो इसको मैं एक छोटे से न्यूमेरिकल की हेल्प से पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो लिखिए एक न्यूमेरिकल, आप लोग जल्दी से इसको नोट करो और एक न्यूमेरिकल लिखते हैं अपन, ताकि इस क्लास को जल्दी से समाप्त करें। मिटा दिया था। देखिए तो दोस्तों आपको ये क्या नजर आ रहा है, वोल्टेज स्रोत। और ये वोल्टेज स्रोत भी कौन सा है दोस्तों, प्रायोगिक है कि आदर्श है। तो जवाब आएगा कि सर ये प्रायोगिक है। क्यों, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 नहीं है। तो हम इस वोल्टेज स्रोत को किसमें बदलना चाह रहे हैं, धारा स्रोत में रूपांतरण करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों इस वोल्टेज स्रोत को धारा स्रोत में यदि हमें बदलना है तो हमें पहले किसका मान चाहिए, धारा का मान। तो दोस्तों इस वोल्टेज स्रोत से मुझे धारा निकालनी पड़े तो धारा क्या होती है दोस्तों, V/RS। तो वोल्टेज का मान कितना दे रखा है, 40। प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है, 4। तो दोस्तों 40 में 4 का भाग दूंगा तो 10 एम्पियर। तो धारा स्रोत की दोस्तों धारा कितनी हो जाएगी, 10 एम्पियर। तो यदि मैं इसका धारा स्रोत बनाऊंगा तो कुछ ऐसा आएगा क्या कि ये तो धारा कितनी हो गई, 10 एम्पियर। अब मुझे बताओ दोस्त, जो ये प्रतिरोध में लगाऊंगा उसको श्रेणी में लगाऊंगा कि समांतर में लगाऊंगा। तो दोस्तों जवाब आएगा समांतर में। क्यों, क्योंकि धारा स्रोत में जो प्रतिरोध होता है वो कौन से क्रम में लगता है, समांतर क्रम में। तो दोस्तों जो ये प्रतिरोध है, मैं इस प्रतिरोध को कौन से क्रम में लगाऊंगा, समांतर क्रम में। तो ये कितना हो जाएगा, 4 ओम। दोस्तों ये क्वेश्चन SSC 2018 में पूछा गया था, बस मैंने इसकी संख्या बदल दी। क्वेश्चन ऐसे दे दिया और बोला कि ये किसके तुल्य होता है। तो ऑप्शन में दे रखा था 10 एम्पियर के श्रेणी क्रम में 4 ओम, 10 एम्पियर के श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में 4 ओम,
और बोलेगा कि 40 एम्पियर के समांतर क्रम में 4 ओम और 40 एम्पियर के श्रेणी क्रम में 4 ओम। तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, धारा को निकालेंगे तो कितना 10 एम्पियर और प्रतिरोध कितना है 4। तो इस वोल्टेज स्रोत को धारा स्रोत में बदलने के लिए 10 एम्पियर के धारा स्रोत के समांतर क्रम में 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये आज की क्लास की चर्चा थी, जिसमें हमने किसके बारे में बात की कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पदार्थों का वर्गीकरण की बात की, जिसमें हमने जाना कि एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट क्या है, धारा स्रोत क्या है, वोल्टेज स्रोत क्या है। दोस्तों इस वीडियो को आप जितना शेयर करोगे आपके दोस्तों में, उनको उतना ही फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ये अक्सर इस प्रकार के टॉपिक का वीडियो बहुत कम देखने को मिलता है, मिलते जरूर है लेकिन आपको एक जगह कंप्लीट चीजें बहुत कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर के लिए तो इतना ही, सुनने के लिए थैंक यू।